नमस्कार साथियों, मैं आशीष शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं काव्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम राजस्थान के 33 जिलों को और 33 जिलों की विशेषताओं को संभाग के अनुसार पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। विद्यार्थियों की दोस्तों मांग थी कि सर यूट्यूब पे सभी वीडियो मिल जाते हैं लेकिन जिले वाइज कोई सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ा रहा है। तो आपकी सुझाव पर या यूं कहें कि आपकी मांग पर काव्य क्लासेस अपने YouTube चैनल पर राजस्थान के 33 जिलों को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। और दोस्तों, हम इन 33 जिलों को संभाग के अनुसार पढ़ेंगे। आप सभी को याद है राजस्थान में 7 संभाग हैं, तो हम 7 संभाग के 33 जिलों को उनकी विशेषताओं के साथ पढ़ना आरंभ करते हैं। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले अजमेर संभाग और अजमेर संभाग के जिले, उनकी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और अन्य विशेषताओं को हम आज पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अजमेर संभाग और अजमेर संभाग के जिले। एकदम क्लियर? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं। क्लियर? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो अजमेर संभाग है, दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा अजमेर संभाग है, इस अजमेर संभाग में कुल मिलाकर 4 जिले आते हैं। एकदम क्लियर? सबसे पहले तो हमें याद होना चाहिए कि अजमेर संभाग में कितने जिले आते हैं। तो आप क्या बताओगे कि अजमेर संभाग में कुल मिलाकर 4 जिले आते हैं। क्लियर? फिर पूछा जाए कि उन 4 जिलों का नाम कैसे याद रखा जाए, तो देखना बहुत इजी है भाई। अजमेर संभाग है तो पहला जिला तो कौन सा हो जाएगा भाई? अजमेर। दोस्तों, जो दूसरा जिला होगा वो कौन सा हो जाएगा? भीलवाड़ा। अजमेर संभाग का पहला जिला अजमेर, दूसरा जिला भीलवाड़ा। और दोस्तों, जो तीसरा जिला है ना अजमेर संभाग का, वो कौन सा हो जाएगा? नागौर। और अंतिम जिला कौन सा बचा? टोंक। तो अजमेर संभाग में कुल कितने जिले हुए? 4। कौन कौन से? अभी ना टोंक। क्या बोलोगे? अभी ना टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, ये हैं अजमेर संभाग के 4 जिले। कौन कौन से भैया? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। एकदम क्लियर यहां तक? तो अजमेर संभाग के 4 जिले क्लियर हो गए ना। अभी ना टोंक मतलब अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अब दोस्तों, आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा अजमेर जिला। क्लियर? आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे हमारा अजमेर जिला। एकदम क्लियर कि जो अजमेर जिला है, इस अजमेर जिले की विशेषताएं क्या क्या हैं। अच्छा, कौन कौन सी विशेषता पढ़ेंगे? सामाजिक विशेषता, राजनीतिक विशेषता, आर्थिक विशेषता, सांस्कृतिक विशेषता और भौगोलिक विशेषता। मतलब हम हर जिले की 5 विशेषताओं पर अब आपके अध्ययन करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक। तो पहला जिला कौन सा पढ़ेंगे हम? अजमेर। अब दोस्तों, बात आती है कि जो अजमेर जिला है ये पहले रियासत थी। और बात आए कि जो अजमेर है, इस अजमेर की स्थापना कब हुई? प्रश्न पूछा जाए कि अजमेर की स्थापना कब हुई, तो आप क्या बताएंगे कि अजमेर की स्थापना हुई थी 1113 ईस्वी में। जो अजमेर है, इस अजमेर की स्थापना कब हुई थी? 1113 ईस्वी में। फिर पूछ लिया जाए कि अजमेर की स्थापना 1113 में हुई तो किसके द्वारा की गई? अजमेर की स्थापना 1113 में हुई तो किसके द्वारा की गई? तो आप सबको अच्छी तरह याद है, अजय राज चौहान को अजमेर का संस्थापक कहा जाता है। कहा जाता है या नहीं कहा जाता? कहा जाता है ना भैया। तो जो अजमेर है ना, इस अजमेर का संस्थापक कौन होगा दोस्तों? अजय राज चौहान। क्लियर दोस्तों? अजमेर का संस्थापक कौन हो गया? अजय राज चौहान। फिर दोस्तों, बात आती है कि जो अजमेर है ना, इस अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? क्लियर दोस्तों? जो अजमेर है, इस अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों, अजय राज चौहान के द्वारा अजय मेरू के नाम से
अजय राज चौहान के द्वारा अजय मेरू के नाम से अजमेर की स्थापना की गई थी। 3 बातें क्लियर। पहली बात कि अजमेर संभाग में कितने जिले? 4। कौन कौन से? अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। अजमेर की स्थापना कब हुई? 1113 में। अच्छा, किसने करी? अजय राज चौहान ने। और किस नाम से करी? अजय मेरू के नाम से। किस नाम से करी? अजय मेरू के नाम से। अच्छा दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, देखो भारत में पहले तो था मुगल काल, और मुगल काल के बाद भारत में आया ब्रिटिश काल। क्या आया दोस्तों? ब्रिटिश काल। और पूछा जाए कि ब्रिटिश काल में अजय मेरू को क्या कहा जाता था, तो आप क्या बताएंगे? अजमेर मेरवाड़ा। अर्थात ब्रिटिश काल में अजमेर को कहा जाता था अजमेर मेरवाड़ा। 4 बातें क्लियर। स्थापना 1113 में, संस्थापक अजय राज चौहान, एकदम क्लियर। प्राचीन नाम अजय मेरू, और ब्रिटिश काल में क्या कहलाएगा? ये अजमेर मेरवाड़ा, एकदम क्लियर। अब अगली बात, प्रश्न पे आते हैं, समझना। फिर बात आती है कि दोस्तों जो अजमेर है ना, इस अजमेर का आकार कैसा है? ये शिक्षक भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। पूछा जाए कि जो अजमेर है, इस अजमेर का आकार कैसा है, तो आप क्या बताएंगे कि अजमेर का आकार है त्रिभुजाकार। अजमेर का आकार कैसा है दोस्तों? त्रिभुजाकार। ये प्रश्न शिक्षक भर्ती में पूछा जा चुका है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 2006 के आसपास ये प्रश्न पूछा गया था कि अजमेर जिले का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, एकदम क्लियर। फिर दोस्तों बात आती है कि जो अजमेर है ना, इस अजमेर का क्षेत्रफल कितना है? पूछा जाता है कि वर्तमान में अजमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो आप क्या बताओगे? 8481 वर्ग किलोमीटर। 8481 वर्ग किलोमीटर अजमेर जिले का वर्तमान क्षेत्रफल है। समझ जाओगे ना अच्छी तरह। आकार तो क्या बताओगे? त्रिभुजाकार। और क्षेत्रफल क्या बताओगे? 8481 वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों समझना, प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर आपके अपेक्षा के अनुरूप नहीं, प्रतिरूप प्रश्न पूछता है। क्लियर? वो हमेशा ये जानना चाहता है कि आपका ज्ञान कितना गहरा है। एकदम क्लियर। अब समझना, आपको ये तो पता है कि अजमेर का क्षेत्रफल 8481 किलोमीटर है। हम अक्सर 8481 वर्ग किलोमीटर ही याद रखते हैं, लेकिन दोस्तों पटवारी परीक्षा 2009 में क्या हुआ कि क्षेत्रफल को मील में पूछ लिया गया। जो क्षेत्रफल है उसे किस में पूछ लिया गया? मील में। विद्यार्थियों को वर्ग किलोमीटर में तो याद रहता है, लेकिन मील में हम बहुत कम याद रखते हैं। और एग्जामिनर ने क्या किया कि पटवारी परीक्षा 2009 के आसपास क्षेत्रफल पूछा था वो आपके किसी जिले का मील में, तो आपको पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, वर्ग किलोमीटर में तो अजमेर का क्षेत्रफल क्या बताओगे आप? 8481। और अगर मील में पूछा जाए तो क्या बताओगे? 3114। क्या बताओगे दोस्तों आप? 3114 वर्ग किलो मील। दोस्तों क्या बताओगे? 3414। क्या बताओगे दोस्तों? 3414 मील स्क्वायर। एकदम क्लियर, समझ जाओगे ना दोस्तों। किलोमीटर में तो 8481 और वर्ग मील में 3414 वर्ग मील। एकदम क्लियर। एक बार फिर समझना, अजमेर की स्थापना कब हुई? 1113 ईस्वी में। संस्थापक कौन? अजय राज चौहान। प्राचीन नाम अजय मेरू। ब्रिटिश काल में अजमेर मेरवाड़ा। आकार त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल 8481 वर्ग किलोमीटर अथवा 3414 मील। एकदम क्लियर। अगली बात, फिर बात आती है कि जो अजमेर है ना, इस अजमेर की जनसंख्या कितनी है? अजमेर की जनसंख्या कितनी है वर्तमान में?
अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार जो अजमेर की जनसंख्या है दोस्तों वो है 25,83,052। एकदम क्लियर, समझ ना। 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर की जनसंख्या कितनी है? 25,83,052। समझ जाओगे। फिर दोस्तों बात आती है कि अगर अजमेर की जनसंख्या 25,83,052 है तो अजमेर का जनसंख्या घनत्व क्या है? अजमेर का जनसंख्या घनत्व क्या है? अच्छा, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। एकदम क्लियर। एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं उसे कहा जाता है जनसंख्या घनत्व। और पूछा जाए कि अजमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है तो आप क्या बताएंगे? 292 व्यक्ति। 292 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ जाओगे दोस्तों। पूछा जाए कि अजमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है तो आप क्या बताओगे? 292 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अजमेर का जनसंख्या घनत्व है। समझ जाओगे क्या? यहाँ का साहब आपके जो अजमेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 292 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलूं आगे। अच्छा दोस्तों, फिर अगली बात आती है कि जो अजमेर है इस अजमेर को कितने उपखंडों में बांटा गया है? पूछा जाए कि जो अजमेर जिला है इस अजमेर जिले को कितने उपखंडों में बांटा गया है? 12 उपखंडों में। ये केवल अजमेर की बेसिक नॉलेज है, ये मूल जानकारी ही आपका पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो ही आगे पढ़ने का मजा आएगा। तो अजमेर को कितने उपखंडों में बांटा गया है? 12 उपखंडों में। फिर पूछा जाए कि जो अजमेर है उसमें कुल कितनी तहसील हैं तो आप क्या बताओगे? अजमेर में 19 तहसील हैं। कितनी तहसील है अजमेर में? 19। और पूछ लिया जाए कि अजमेर में पंचायत समितियां कितनी हैं? अजमेर में पंचायत समितियां कितनी हैं? 11। उपखंड कितने हैं भैया? 12। तहसील कितनी है? 19। और पंचायत समिति कितनी है यहाँ? 11। एकदम क्लियर। फिर समझना, जनसंख्या क्या बताओगे? 25,83,052। जनसंख्या घनत्व 292 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उपखंड कितने? 12। तहसील 19। और पंचायत समिति साहब कितनी होगी दोस्तों? यहाँ 11। अब दोस्तों अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी भी जिले का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। हमें अधिकांश केवल राजस्थान का अक्षांश देशांतर ही याद होता है, जबकि हम कभी भी जिलों का अक्षांश देशांतर याद नहीं रख पाते हैं और याद रखना मुश्किल भी है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप डेली एक एक जिले का याद रखें और आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। क्लियर। हम यहाँ प्रत्येक जिले का अक्षांश देशांतर भी साथ साथ पढ़ेंगे। तो पूछा जाए कि जो अजमेर है इस अजमेर का अक्षांशीय विस्तार कितना है? पूछा जाए कि अजमेर का अक्षांशीय विस्तार कितना है तो ध्यान रखना दोस्तों, जो अजमेर है ना इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 25 डिग्री 38 मिनट। जो अजमेर है ना इस अजमेर का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 25 डिग्री 38 मिनट से 26 डिग्री 50 मिनट के मध्य। समझ जाओगे ना। जो अजमेर का अक्षांश विस्तार वो कितना है? 25 डिग्री 38 मिनट से 26 डिग्री 50 मिनट के मध्य। तो क्या है इसका? अक्षांश विस्तार। और पूछा जाए कि अजमेर का देशांतरीय विस्तार कितना है? पूछा जाए कि अजमेर का देशांतरीय विस्तार कितना है तो आप क्या बताओगे? 73 डिग्री 54 मिनट से 73 डिग्री 54 मिनट से लेकर 75 डिग्री 22 मिनट के मध्य इसका क्या है? देशांतरीय विस्तार। अक्षांश विस्तार तो क्या बताओगे? 25 डिग्री 38 मिनट से लेकर 26 डिग्री 50 मिनट के मध्य। और देशांतरीय विस्तार 73 डिग्री 54 मिनट से 75 डिग्री 22 मिनट के मध्य। एकदम क्लियर दोस्तों, यहां तक एकदम कोई डाउट? समझ जाना अच्छी तरह। अब दोस्तों 33 जिलों के अलग अलग वाहन कोड हैं।
हमें दोस्तों अजमेर जिला का मूल बेसिक पता होगा ना, तो अजमेर को आगे पढ़ने में मजा भी आएगा। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि जो अजमेर जिला है, इस अजमेर जिले का वाहन कोड क्या है? पूछ लिया जाए कि अजमेर जिले का वाहन कोड क्या है, तो आप क्या बताएंगे? RJ01। अजमेर जिले का वाहन कोड क्या है? RJ01। अच्छा, पूछा जाए कि अजमेर जिले का फोन कोड क्या है? देखो, नॉलेज होना चाहिए, बस ध्यान रखना, जमाना नॉलेज का है, आपको पता होना चाहिए। अजमेर जिले का फोन कोड क्या है? 0145। कितना है दोस्तों? 0145। अब पूछ लिया जाए आपसे कि अजमेर जिले का पिन कोड बताओ। अजमेर जिले का पिन कोड बताओ। तो अजमेर जिले का दोस्तों जो पिन कोड है ना, वो क्या है? देखना, 305001। समझना, 305001। और दोस्तों ये चलता है 08 तक, मतलब 305001 से लेकर 08 तक, ये है अजमेर जिले का पिन कोड। एकदम क्लियर दोस्तों, समझना। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे अजमेर का राजनीतिक विशेषताएं, भौगोलिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विशेषताएं और अन्य विशेषताएं। एक बार फिर समझा रहा हूं, आज का हमारा विषय है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं दोस्तों? 4। कौन कौन से हैं? अभीना, टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। पहली बात। दूसरी बात, अजमेर जिले की स्थापना कब हुई? 1113 ईस्वी में। किसने करी? अजयराज चौहान ने करी। अच्छा दोस्तों, अजमेर का प्राचीन नाम अजयमेरू। ब्रिटिश काल में अजमेर को क्या कहा जाता था? अजमेर मेरवाड़ा। आकार कैसा है अजमेर का? त्रिभुजाकार। क्षेत्रफल 8481 वर्ग किलोमीटर या फिर 3414 मील। एकदम क्लियर। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार अजमेर की जनसंख्या कितनी बताओगे? 25,83,052। जनसंख्या घनत्व 292 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अजमेर कितने उपखंडों में डिवाइड है? 12। तहसीलें कितनी है? 19। और पंचायत समितियां 11। अजमेर का अक्षांशीय विस्तार, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाना। अक्षांशीय विस्तार 25 डिग्री 38 मिनट से 26 डिग्री 50 मिनट के मध्य। अच्छा, देशांतरीय विस्तार 73 डिग्री 54 मिनट से 75 डिग्री 22 मिनट के मध्य। एकदम क्लियर, याद रखना। अजमेर जिले का वाहन कोड RJ01, फोन कोड 145। एकदम क्लियर, 0145। अच्छा, पिन कोड 305001 से लेकर 08 तक। एकदम क्लियर। अच्छा, अगर दोस्तों पूछा जाए कि अजमेर कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, तो आप क्या बताओगे? राष्ट्रीय राजमार्ग 8। अर्थात जो अजमेर जिला है, ये किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? NH8 पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर अजमेर जिला है। अच्छा, अगर दोस्तों ये भी ध्यान रखना, पूछ लिया जाए कि जो अजमेर है वो कौन से रेलवे जोन में आता है? अजमेर कौन से रेलवे जोन में आता है, पूछ लिया जाए, तो ध्यान रखना, जो हमारा अजमेर जिला है ना दोस्तों, ये आता है उत्तरी पश्चिम रेलवे जोन में आता है। समझ जाओगे अच्छी तरह। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तो क्या हो गई? 8। रेलवे जोन कौन सा हो गया? उत्तरी पश्चिम। एकदम क्लियर। ये थी अजमेर जिले की मूलभूत सामान्य जानकारी जो आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं अजमेर जिले का सांस्कृतिक इतिहास। मैं प्रत्येक जिले की आपको 5 विशेषताएं बताऊंगा, सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, और दोस्तों इसके अलावा आपकी जितनी विशेषताएं होगी वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे अजमेर जिले की सांस्कृतिक विशेषताएं। दोस्तों हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अजमेर की सांस्कृतिक विशेषताएं। अब दोस्तों जो अजमेर है ना, इसकी सांस्कृतिक विशेषताओं को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अजमेर को क्या क्या कहा जाता है। क्लियर, पता है कि अजमेर को क्या क्या कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा अजमेर जिला है ना, इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला नाम, चूंकि
अजमेर राजस्थान के मध्य भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य भाग में। तो चूंकि अजमेर राजस्थान के मध्य भाग में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा भैया? राजस्थान का हृदय। इस अजमेर का एक नाम तो क्या हो जाएगा? राजस्थान का हृदय। क्लियर दोस्तों? अजमेर को कहा जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भूमि। एकदम क्लियर। और अगर ये ख्वाजा साहब की भूमि है तो इस अजमेर का नाम हो जाएगा राजस्थान का मक्का। अजमेर का दूसरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? राजस्थान का मक्का। हो गए दो नाम। अच्छा, तीसरे नाम की बात आए तो ध्यान रखना, इसका तीसरा नाम है राजस्थान का जिब्राल्टर। अजमेर का तीसरा नाम क्या होगा? राजस्थान का जिब्राल्टर। हो गए तीन नाम। पहला नाम तो राजस्थान का हृदय, दूसरा नाम राजस्थान का मक्का, या इसे हम भारत का मक्का भी कह सकते हैं दोस्तों। इसे राजस्थान का मक्का बोल दो, इसे आप भारत का मक्का बोल दो। एकदम क्लियर। एवं इसका एक नाम क्या हो गया? राजस्थान का जिब्राल्टर। एकदम क्लियर। आप इसे राजस्थान का मक्का भी बोल सकते हो तो भारत का मक्का भी बोल सकते हो। और दोस्तों अजमेर का एक नाम है विभिन्न संस्कृतियों की भूमि। अजमेर का एक नाम क्या है? विभिन्न संस्कृतियों की भूमि। एकदम क्लियर दोस्तों। अजमेर के चार उपनाम आप मान सकते हो, राजस्थान का हृदय, राजस्थान या भारत का मक्का, राजस्थान का जिब्राल्टर और विभिन्न संस्कृतियों की भूमि। क्लियर। अब अगर ये विभिन्न संस्कृतियों की भूमि है तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अजमेर जिले की सांस्कृतिक विशेषताएं। एकदम क्लियर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? अजमेर जिले की सांस्कृतिक विशेषताएं। और दोस्तों अगर हम अजमेर जिले की सांस्कृतिक विशेषताएं पढ़ेंगे तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे अजमेर में विश्व प्रसिद्ध क्या है दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा। जो अजमेर है, इस अजमेर में विश्व प्रसिद्ध क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। इसको आज हम पढ़ेंगे। एकदम क्लियर। थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे। अब इसके साथ साथ में आपका इतिहास भी क्लियर कराते हुए चलूंगा। ठीक, समझना। अब दोस्तों बात आती है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? बात आती है कि 2.5 दिन के झोपड़े को 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वर्तमान में यहाँ पीर पंजाब शाह का, वर्तमान में यहाँ पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भरता है। वर्तमान में यहाँ पीर पंजाब शाह के 2.5 दिन के उर्स का आयोजन किया जाता है। एकदम क्लियर। समझ ना? बात है कि इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहते हैं तो आप क्या बताओगे? चूंकि यहाँ वर्तमान में पीर पंजाब शाह के 2.5 दिन के उर्स का आयोजन किया जाता है, तो 2.5 दिन के उर्स का आयोजन किए जाने के कारण नाम क्या हो गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। क्या नाम हो गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। फिर बात आती है कि ये झोपड़ा क्या है? झोपड़ा क्या है? तो दोस्तों ये कोई झोपड़ा नहीं है, ये कोई झोपड़ा नहीं है। तो दोस्तों वास्तव में ये क्या है? एक मस्जिद है। वास्तव में साहब क्या बनी हुई है? ये मस्जिद है। समझ जाना दोस्तों, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, ये कोई झोपड़ा नहीं है, ये तो एक मस्जिद है। और इस मस्जिद में वर्तमान में पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स आयोजित किया जाता है। इस कारण इसका नाम क्या हो गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। अब दोस्तों थोड़ा हम इतिहास की ओर चलते हैं। तो ध्यान रखना, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना दोस्तों, इसका जो मूल नाम है, इसका जो मूल नाम है वो क्या है? समझना दोस्तों, जो 2.5 दिन का झोपड़ा है ना, इस 2.5 दिन के झोपड़े का मूल नाम है सरस्वती कंठाभरण। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है इसका मूल नाम क्या है? सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास। सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास संस्कृत विद्यालय। दोस्तों जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, इस 2.5 दिन के झोपड़े का मूल नाम क्या है? सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास संस्कृत विद्यालय पूरा नाम है। समझना,
इसका अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ना, इसका मूल नाम क्या है? सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास संस्कृत विद्यालय। और इस संस्कृत विद्यालय को ही वर्तमान में क्या नाम दिया गया है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। और अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्यों दिया गया है मैंने बता दिया ना, क्योंकि यहाँ पीर पंजाब शाह का अढ़ाई दिन का उर्स आयोजित किया जाता है। झोपड़ा नहीं है तो क्या है? ये मस्जिद। और इस मस्जिद का मूल नाम सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास संस्कृत विद्यालय। एकदम क्लियर। फिर बात आती है कि जो सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास संस्कृत विद्यालय है, बात आती है कि जो सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास संस्कृत विद्यालय है, इसका निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ध्यान रखना, पूछा जाए कि इसका निर्माता कौन था, इसका निर्माता कौन था, तो दोस्तों आप क्या बताओगे? ध्यान रखना, अजमेर में एक शासक हुए थे जिनका नाम था बीसल देव चौहान। अजमेर में एक शासक हुए थे और उनका नाम था बीसल देव चौहान। और बीसल देव चौहान को हम विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, अजमेर में एक शासक हुए थे बीसल देव चौहान और हम बीसल देव चौहान को विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इन्हीं बीसल देव चौहान के नाम पर राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना का नाम रखा गया है बीसलपुर बांध परियोजना। क्लियर। अब दोस्तों ये जो बीसल देव चौहान है, इन बीसल देव चौहान के द्वारा अजमेर में सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास संस्कृत विद्यालय बनाया गया था। एकदम क्लियर, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, ये जो सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास संस्कृत विद्यालय ना, इस विद्यालय की दीवार पर एक नाटक को लिखा गया है। क्लियर दोस्तों, जो ये संस्कृत विद्यालय है, इस विद्यालय की दीवार पर एक नाटक लिखा गया है और उस नाटक का नाम है हरिकेली। क्लियर दोस्तों, यहाँ एक नाटक लिखा गया है और उस नाटक का नाम है हरिकेली नाटक। अर्थात सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास संस्कृत विद्यालय की जो दीवार है, उन दीवारों पर हरिकेली नाटक लिखा गया है। फिर बात आती है कि जो हरिकेली नाटक है, इस नाटक के रचनाकार कौन है? बीसल देव चौहान। ये जो नाटक है, इस नाटक के रचनाकार कौन है आपके? बीसल देव चौहान। एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों ध्यान रखना, ये जो हरिकेली नाटक है ना, ये हरिकेली नाटक दो जगह लिखा हुआ है। ध्यान रखना, ये जो हरिकेली नाटक है ना, ये दो जगह लिखा हुआ है। अच्छा दोस्तों, एक तो कहाँ लिखा हुआ है? ये अढ़ाई दिन के झोपड़े पर। एक तो कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों? ये अढ़ाई दिन के झोपड़े पर लिखा हुआ है। ध्यान रखना, ये जो हरिकेली नाटक है ना, ये कहाँ लिखा हुआ है? एक तो अढ़ाई दिन के झोपड़े पर। और दोस्तों यह नाटक एक जगह और लिखा हुआ है और वो लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। कहाँ लिखा हुआ है? राजा राम मोहन राय के स्मारक पर भी क्या लिखा हुआ है दोस्तों? आपके हरिकेली नाटक। और पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय का स्मारक कहाँ है, तो आप क्या बताओगे? ब्रिस्टल में है। तो कहाँ है आपके? ब्रिस्टल में। पूछा जाए कि राजा राम मोहन राय का स्मारक कहाँ है? ब्रिस्टल में। और ब्रिस्टल कहाँ आता है? ब्रिटेन में। ब्रिस्टल कहाँ आता है दोस्तों? ब्रिटेन में। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों समझ अच्छी तरह, बीसल देव चौहान ने क्या बनाया? सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास संस्कृत विद्यालय। इस विद्यालय की दीवारों पर क्या लिखा गया है? हरिकेली नाटक। और ये जो हरिकेली नाटक है, ये दो जगह लिखा हुआ है, एक तो अढ़ाई दिन के झोपड़े पर और एक राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। और राजा राम मोहन राय का स्मारक कहाँ है? ब्रिस्टल में। और ब्रिस्टल कहाँ है? ब्रिटेन में। एकदम क्लियर। अच्छा दोस्तों देखो, थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूँ ब्रिस्टल की। जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। और विंस्टन चर्चिल के नाम पर ही क्या नाम रखा गया है? ब्रिस्टल। अर्थात ये जो शहर है ना ब्रिस्टल, ये विंस्टन चर्चिल के नाम पर रखा गया है। चर्चिल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ध्यान रखना दोस्तों अच्छी तरह। अब आगे की बात सुना, थोड़ी सी सुनना दोस्तों, अच्छी तरह समझना। भारत में
गुलाम वंश का संस्थापक कौन कहलाता है? आप सबको पता है, मैं जानता हूं। भारत में गुलाम वंश का साहब आपके संस्थापक कौन कहलाता है? तो आप क्या बताओगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन कहलाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब दोस्तों समझना, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया गया? इस सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास संस्कृत विद्यालय को तोड़ दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास संस्कृत विद्यालय को तोड़ दिया गया और तोड़कर किसमें चेंज कर दिया गया? मस्जिद में। समझ गए ना दोस्तों? और इस मस्जिद में वर्तमान में क्या भरता है? पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स। तो नाम क्या हो गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। समझ गए दोस्तों अच्छी तरह? एक बार फिर समझना दोस्तों अच्छी तरह, फिर मैं आगे चलूंगा। अजमेर के दोस्तों कितने नाम हैं? 4 उपनाम हैं। पहला उपनाम राजस्थान का हृदय, दूसरा उपनाम भारत या राजस्थान का मक्का, तीसरा उपनाम राजस्थान का जिब्राल्टर, चौथा उपनाम विभिन्न संस्कृतियों की भूमि। अजमेर में दोस्तों अजमेर में साहब आपके एक मस्जिद है। मस्जिद का नाम क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा। और 2.5 दिन का झोपड़ा पहले क्या कहलाता था? सरस्वती कंठाभरण वाणी विलास संस्कृत विद्यालय। किसने बनाया था? मिसलदेव चौहान ने। और इस पर क्या लिखा हुआ है? हरिकेली नाटक। और हरिकेली नाटक दोस्तों 2 जगह लिखा हुआ था। एक तो कहा 2.5 दिन के झोपड़े पर, और एक राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। राजा राम मोहन राय का स्मारक ब्रिस्टल। ब्रिस्टल कहां था? ब्रिटेन। क्लियर? और इस विद्यालय को किसने तोड़ दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और तोड़कर क्या बना दिया था? मस्जिद। तो और मस्जिद में क्या भरता है? पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स। तो नाम क्या हो गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। और पूछा जाए कि वर्तमान में 2.5 दिन के झोपड़े में कितने पिल्लर हैं या कितने स्तंभ हैं? 16। अर्थात इस 2.5 दिन के झोपड़े को 16 स्तंभों की मस्जिद भी कहा जाता है। ध्यान रखना, 2.5 दिन के झोपड़े को क्या कहा जाता है? 16 स्तंभों की मस्जिद। और इस 2.5 दिन के झोपड़े को राजस्थान की पहली मस्जिद भी कहा जाता है। समझ गए क्या दोस्तों अच्छी तरह? चलूं आगे। पहला बात तो मतलब अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। अगली बात, फिर बात आती है कि अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े के अलावा क्या है? पूछा जाए कि अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े के अलावा क्या है, तो सब समझना अजमेर में और क्या क्या है जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी। ठीक दोस्तों, देखना अब अजमेर में और क्या क्या है। अब दोस्तों जब जब अजमेर का नाम आता है तब तब नाम आता है तीर्थराज पुष्कर का। दोस्तों जब जब अजमेर का नाम आएगा तब तब नाम आएगा तीर्थराज पुष्कर का। दोस्तों पुष्कर को दोस्तों हम तीर्थराज कहते हैं। पुष्कर के बहुत सारे नाम हैं जिन पे हम आगे चर्चा करेंगे। क्लियर दोस्तों? इसे राजस्थान का प्रयाग कहा जाता है, इसे पंचम तीर्थ कहा जाता है, इसे कोंकण तीर्थ कहा जाता है, इसे तीर्थों का मामा कहा जाता है। ये पुष्कर के नाम हैं। क्या क्या नाम है? पहला नाम राजस्थान का प्रयागराज पुष्कर, राजस्थान का तीर्थराज पुष्कर, राजस्थान का पंचम तीर्थ पुष्कर। एकदम क्लियर? अच्छा, तीर्थों का मामा पुष्कर और कोंकण तीर्थ पुष्कर। एक बार फिर याद कर लो भैयाओं, लिख लेना अपनी अपनी कॉपी में। तीर्थराज पुष्कर, प्रयागराज पुष्कर, कोंकण तीर्थ पुष्कर, पंचम तीर्थ पुष्कर, और तीर्थों का मामा भी कौन होगा? पुष्कर। ठीक। अब दोस्तों जब हम पुष्कर की बात करते हैं ना, तो दोस्तों जो पुष्कर हैं, इस पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर है। जो पुष्कर है, इस पुष्कर में साहब आपके क्या है? विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर। समझ जाओगे ना? एकदम क्लियर। पुष्कर, पुष्कर के नाम आपको याद हो गए, लिख लेना कॉपी में अच्छी तरह। और पुष्कर में क्या है? विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर। एकदम क्लियर। और दोस्तों यह पुष्कर राजस्थान का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, या यूं कहें कि पुष्कर पूरे भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां ब्रह्मा जी और सावित्री की पूजा होती है। ध्यान रखना दोस्तों, ये पुष्कर पूरे भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां ब्रह्मा जी के साथ सावित्री की पूजा होती है। एकदम क्लियर। तो राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर कहाँ बना हुआ है? पुष्कर में। ब्रह्मा या सावित्री का मंदिर कहाँ बना हुआ है? पुष्कर में बना हुआ है।
क्लियर। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, पुष्कर में ब्रह्मा और सावित्री की पूजा तो होती है, लेकिन संयुक्त रूप से नहीं होती है, अलग अलग होती है। ब्रह्मा की पूजा अलग होती है और सावित्री की पूजा अलग होती है। अर्थात ब्रह्मा मंदिर में केवल ब्रह्मा की ही मूर्ति है, सावित्री की मूर्ति नहीं है। लेकिन पुष्कर में ब्रह्मा और सावित्री दोनों की पूजा होती है। अच्छा दोस्तों, फिर बात आती है कि राजस्थान में जो ब्रह्मा मंदिर है वो कितने हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में मूल रूप से 3 ब्रह्मा मंदिर हैं। राजस्थान में मूल रूप से कितने ब्रह्मा मंदिर हैं? 3। अच्छा, सर्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? पुष्कर में। अच्छा दोस्तों, इस पुष्कर के अतिरिक्त राजस्थान में जो ब्रह्मा मंदिर है ना, वो और भी हैं। क्लियर। देखना, एक ब्रह्मा मंदिर तो कहाँ है दोस्तों? आपके पुष्कर, अजमेर में। दोस्तों, एक ब्रह्मा मंदिर है आपके आसोतरा में। एक ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? आसोतरा में। और आसोतरा कहाँ आता है दोस्तों? बाड़मेर में। एकदम क्लियर। और दोस्तों, एक जो ब्रह्मा मंदिर है वो है छींच में। कहाँ है दोस्तों? छींच में। और छींच कहाँ आता है दोस्तों? बांसवाड़ा में। समझ जाओगे ना अच्छी तरह। तो ब्रह्मा मंदिर कहाँ कहाँ है? एक तो पुष्कर में, एक आसोतरा में, और एक छींच बांसवाड़ा में। एकदम क्लियर, समझ जाना। प्लस अच्छा, एक बार दोस्तों और ध्यान रखना, राजस्थान में ब्रह्मा की सबसे बड़ी जो मूर्ति वो कहाँ बनाई गई है? छींच बांसवाड़ा में। राजस्थान में ब्रह्मा की जो सबसे बड़ी मूर्ति वो कहाँ बनाई गई है? छींच बांसवाड़ा में। एकदम क्लियर क्या भैया? चलो आगे अच्छी तरह। पुष्कर में क्या होगा? ब्रह्मा मंदिर। अच्छा, पुष्कर के नाम याद हो जाएंगे ना? पहला नाम क्या बताओगे दोस्तों आप? कोंकण तीर्थ, पंचम तीर्थ, प्रयागराज, तीर्थराज और तीर्थों का मामा। पुष्कर में है ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा के साथ पूजा होती है सावित्री की, लेकिन एक साथ नहीं होती है, ध्यान रखना। क्लियर। और राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर कितने हैं? 3। कौन कौन से? पुष्कर, आसोतरा, बाड़मेर और छींच बांसवाड़ा में। तो 2 विशेषताएं क्लियर हो गई ना दोस्तों आपके अजमेर की। 2.5 दिन का झोपड़ा क्लियर हो गया और ब्रह्मा मंदिर क्लियर हो गया। एकदम क्लियर। अगली बात दोस्तों समझना, दोस्तों, अब जो अजमेर है ना, इस अजमेर में दोस्तों एक क्षेत्र है और उसका नाम है सलेमाबाद। अजमेर में एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र का नाम क्या है? सलेमाबाद। और जो सलेमाबाद है ना, ये आता है किशनगढ़ में। जो सलेमाबाद है ये किशनगढ़ तहसील जिला अजमेर में आता है। अजमेर में है सलेमाबाद, सलेमाबाद आता है किशनगढ़ तहसील अजमेर में। अब दोस्तों, जो सलेमाबाद है ना, ये प्रसिद्ध है। सलेमाबाद है ना, ये प्रसिद्ध है। और क्यों प्रसिद्ध है समझना। अब दोस्तों, जो सलेमाबाद है ना, इस सलेमाबाद को जाना जाता है राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख केंद्र के रूप में। जो सलेमाबाद है इसे जाना जाता है राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख केंद्र के रूप में। समझ जाओगे ना। जो सलेमाबाद है इसे जाना जाता है राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख केंद्र के रूप में। फिर बात आती है कि सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो आपका आंसर होगा आचार्य परशुराम ने। एकदम क्लियर। पूछा जाए कि सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या बताओगे? आचार्य परशुराम ने। एकदम क्लियर, समझ जाओगे दोस्तों। फिर पूछा जाए कि आचार्य परशुराम कौन है, पूछा जाए कि आचार्य परशुराम कौन है, तो आप क्या बताओगे? इन्हें कहा गया है 36वां निम्बार्काचार्य। ये कौन है? निम्बार्क संप्रदाय के 36वां निम्बार्काचार्य कौन है? आचार्य परशुराम। एक बार इसमें समझना, अजमेर में सलेमाबाद, सलेमाबाद आता है किशनगढ़ में। सलेमाबाद में क्या है? निम्बार्क संप्रदाय। और निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना सलेमाबाद में किसने की थी? आचार्य परशुराम ने। आचार्य परशुराम कौन है? 36वें निम्बार्काचार्य हैं। एकदम क्लियर। अब दोस्तों देखो, थोड़ी सी मैं आपको भारत का इतिहास पढ़ा देता हूं, समझना। अब दोस्तों, जो निम्बार्क संप्रदाय है ना, पूछा जाए कि जो निम्बार्क संप्रदाय है इसे किस किस नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना, ये जो निम्बार्क संप्रदाय है इसे कहा जाता है हंस संप्रदाय। दोस्तों, क्या कहा जाता है? हंस संप्रदाय। इसे कहा जाता है सनक संप्रदाय। क्या कहा जाता है दोस्तों? सनक संप्रदाय। एकदम क्लियर। दोस्तों, इसे कहा जाता है सनकादि संप्रदाय। समझ दोस्तों।
इसका एक तो नाम हो गया दोस्तों क्या, हंस संप्रदाय, एक नाम हो गया सनकादि सनक संप्रदाय, एक नाम हो गया सनकादि संप्रदाय, और दोस्तों साहब आपके निम्बार्क संप्रदाय है दोस्तों, इसके तीन नाम हो गए, हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय। फिर बात आती है कि साहब आपके जो निम्बार्क संप्रदाय है उसमें किसकी पूजा होती है, तो आप क्या बताओगे कि राधा और कृष्ण की पूजा होती है। पूछा जाए कि साहब इसमें किसकी पूजा होती है, राधा और कृष्ण की पूजा होती है। अच्छा ध्यान रखना, निम्बार्क संप्रदाय एकमात्र ऐसा वैष्णव संप्रदाय है जो राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजता है। समझ जाओगे क्या, निम्बार्क संप्रदाय एकमात्र ऐसा संप्रदाय है जो राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजता है। प्लस राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के दो केंद्र हैं, एक तो कौन सा हुआ सलेमाबाद, और एक केंद्र कौन सा हो जाएगा उदयपुर, अर्थात सलेमाबाद के अतिरिक्त उदयपुर भी निम्बार्क संप्रदाय का केंद्र हो गया। एकदम क्लियर। अच्छा देखो, इसका नाम निम्बार्क संप्रदाय रखा गया है निम्बार्काचार्य के नाम पर, मतलब निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक हुए और निम्बार्काचार्य के नाम पर इसका नाम क्या हो गया, निम्बार्क संप्रदाय। एकदम क्लियर। अगली बात आप समझना अच्छी तरह दोस्तों, जो निम्बार्काचार्य हैं उन्होंने एक दर्शन प्रतिपादित किया था और उसका नाम था द्वैताद्वैतवाद। क्या नाम था दोस्तों, द्वैताद्वैतवाद। क्लियर। या फिर दोस्तों इसे हम भेदाभेदवाद भी कह सकते हैं, अर्थात द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद के जनक कौन थे, निम्बार्काचार्य। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में, द्वितीय श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में व्याख्याता में दोस्तों ये पूछा जाता है भक्ति आंदोलन से, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो ये ध्यान रखना, द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद के जनक कौन हुए, निम्बार्काचार्य। एक बार फिर रिवाइज करा रहा हूं, अच्छी से समझना। अजमेर में क्या है, पुष्कर। पुष्कर में क्या है, ब्रह्मा मंदिर। राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर कितने हैं, 3। एक तो कहाँ, पुष्कर, एक आसोत्रा बाड़मेर और एक छींच। राजस्थान में ब्रह्मा जी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है, छींच। अच्छा अजमेर में क्या है, सलेमाबाद। कहाँ आता है, किशनगढ़ में। एकदम क्लियर। और सलेमाबाद में क्या है, निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, आचार्य परशुराम ने। अच्छा आचार्य परशुराम कौन है, 36वें निम्बार्काचार्य। एकदम क्लियर। अच्छा निम्बार्क संप्रदाय को क्या कहा जाता है, हंस संप्रदाय, सनक संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय में पूजा किसकी होती है, राधा के साथ कृष्ण की, और राधा को कृष्ण की पत्नी के रूप में पूजा जाता है किसमें, निम्बार्क संप्रदाय में। और निम्बार्क संप्रदाय के जनक निम्बार्काचार्य, जिन्होंने क्या दिया था, द्वैताद्वैतवाद या भेदाभेदवाद। बहुत काम की बात है ये, जो कि शिक्षक भर्ती में काम आती है। तो दोस्तों हम 3 बातें पढ़ चुके हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा पढ़ लिया, ब्रह्मा मंदिर पढ़ लिया और सलेमाबाद पढ़ लिया। अब आगे की बात दोस्तों देखना अजमेर की। अब मैंने क्या कहा कि सलेमाबाद कहाँ आता है, किशनगढ़ में। कहाँ आता है दोस्तों, किशनगढ़ में। अब अगर सलेमाबाद प्रसिद्ध है ना दोस्तों, तो उतना ही प्रसिद्ध कौन है, आपके किशनगढ़। अब देखो दोस्तों, जो अजमेर है, अजमेर में आता है किशनगढ़, और दोस्तों किशनगढ़ प्रसिद्ध है अपनी चित्रशैली के लिए। जो किशनगढ़ है ना, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, अपनी चित्रशैली के लिए। अर्थात अजमेर की कोई व्यक्तिगत चित्रशैली नहीं है, लेकिन अजमेर में किशनगढ़ चित्रशैली पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। क्लियर। अच्छा ये चित्रशैली प्रसिद्ध कैसे हुई, समझना दोस्तों। किशनगढ़ में एक शासक हुए, किशनगढ़ में एक शासक हुए और उनका नाम था राज सिंह। किशनगढ़ में एक शासक हुए, नाम क्या था, राज सिंह कछवा। मैं दोस्तों पीछे कछवा लिख रहा हूं, इसका मतलब अगर पूछा जाए कि अजमेर में या किशनगढ़ में कौन सा वंश था, तो कछवा वंश था। और किशनगढ़ में एक शासक हुए राज सिंह। एकदम क्लियर। और दोस्तों जो राज सिंह है ना, इन राज सिंह के दोस्तों एक पुत्र हुए, जो कि राज सिंह है, इस राज सिंह का एक पुत्र हुआ, और दोस्तों इनके पुत्र का नाम था सावंत सिंह। इनके जो पुत्र है ना, उनका नाम क्या था, सावंत सिंह। एकदम क्लियर। और दोस्तों जो सावंत सिंह है ना, जो सावंत सिंह हैं, ये थे अनुयायी। दोस्तों
जो सावन सिंह है ना, ये थे अनुयायी, और किसके अनुयायी थे ये? वल्लभ संप्रदाय के। जो सावन सिंह हैं ये थे अनुयायी, और किसके अनुयायी थे ये? वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे। एकदम क्लियर। और दोस्तों जब सावन सिंह वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी बने तो इन्हें नाम दिया गया नागरी दास। क्या नाम दिया गया? नागरी दास। अजमेर में कौन सी चित्रशैली? किशनगढ़ चित्रशैली। किशनगढ़ के शासक कौन? राज सिंह। किस वंश के थे? कछवा वंश के। इनके पुत्र का नाम क्या बताओगे? सावन सिंह। सावन सिंह किसके अनुयायी थे? वल्लभ संप्रदाय के। और सावन सिंह का ही नाम क्या है? नागरी दास। क्या नाम है? नागरी दास। अब समझना अच्छी तरह दोस्तों, ये जो सावन सिंह है ना दोस्तों, जो सावन सिंह है ना, इन सावन सिंह की एक दासी थी। सावन सिंह की एक दासी थी, और उस दासी का नाम था बनी ठणी। दासी का नाम क्या था? बनी ठणी। दासी का नाम क्या था? बनी ठणी। और दोस्तों सावन सिंह करते थे इस बनी ठणी से प्रेम। क्या करते थे? इससे प्रेम। और सावन सिंह इसे मानते थे अपनी राधा। क्या मानते थे? अपनी राधा। एकदम क्लियर। सावन सिंह का नाम नागरीदास, और सावन सिंह साहब किस पर मोहित थे? इस बनी ठणी पर। ये दासी थी दोस्तों, और दोस्तों इसे मानते थे अपनी राधा। एकदम क्लियर। अब दोस्तों क्या हुआ कि नागरीदास के दरबार में एक चित्रकार रहा करता था जिसका नाम था मोरध्वज। क्या नाम था दोस्तों? मोरध्वज। और दोस्तों इसको हम कहते हैं मोरध्वज निहाल चंद। इसको हम क्या बोलते हैं? मोरध्वज निहाल चंद। अब इस मोरध्वज निहाल चंद ने इस नागरीदास की प्रेमिका, नागरीदास की प्रेयसी इस बनी ठणी का चित्र बनाया। और दोस्तों जब इसके द्वारा ये चित्र बनाया गया तो इस चित्र का नाम रखा गया बनी ठणी। क्या नाम रखा गया? बनी ठणी। समझ जाओगे दोस्तों? एकदम क्लियर। अब बात आती है कि इस बनी ठणी की विशेषता क्या है। तो दोस्तों साहब समझना, इस बनी ठणी, ये दोस्तों जो बनी ठणी है ना, इस बनी ठणी को साहब आपके कहा जाता है भारत की मोनालिसा। जो बनी ठणी है ना, इसे क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। समझ जाओगे क्या अच्छी तरह? इस बनी ठणी को क्या कहा जाता है? भारत की मोनालिसा। फिर बात आती है इस बनी ठणी को भारत की मोनालिसा किसने कहा? पूछा जाए कि इस बनी ठणी को भारत की मोनालिसा का नाम किसने दिया, तो आप क्या बताओगे? इटली का एक चित्रकार था, उसका नाम था एरिक डिक्सन। क्या नाम था रे भैया? एरिक डिक्सन। इस एरिक डिक्सन के द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? भारत की मोनालिसा। एकदम क्लियर। एक बार फिर समझना, फिर आगे चलूंगा। अजमेर में क्या है? किशनगढ़। किशनगढ़ में कौन हुआ? राज सिंह। राज सिंह के पुत्र का नाम सावन सिंह। सावन सिंह का नाम नागरीदास। नागरीदास की दासी बनी ठणी, जिसे क्या मानते थे? राधा। सावन सिंह किसके अनुयायी थे? वल्लभ संप्रदाय के। नागरीदास के चित्रकार का नाम मोरध्वज निहाल चंद। और मोरध्वज निहाल चंद ने किसका चित्र बनाया? बनी ठणी का। बनी ठणी क्या कहलाती है? भारत की मोनालिसा। और इसे भारत की मोनालिसा किसने कहा? इटली के एरिक डिक्सन ने। पहली बात। दूसरी बात दोस्तों समझना, इस बनी ठणी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है फैयाज अली को। दोस्तों ध्यान रखना, इस बनी ठणी को जो लोकप्रिय बनाया, इसे लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? फैयाज अली को। दो बातें दोस्तों ध्यान रखना, बनी ठणी को मोनालिसा कहा था एरिक डिक्सन ने, बनी ठणी को लोकप्रिय बनाया था फैयाज अली ने। एकदम क्लियर किया। अगली बात समझना दोस्तों, अगर दोस्तों परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोस्तों जो बनी ठणी है ना, ये जो बनी ठणी है, इस बनी ठणी की नाक में एक आभूषण है, उस आभूषण का नाम पूछा जाता है। समझना दोस्तों, ये जो बनी ठणी है ना, इस बनी ठणी की नासिका में एक आभूषण है, आभूषण को दर्शाया गया है। जो बनी ठणी है, इस बनी ठणी की नासिका में एक आभूषण को दर्शाया गया है और उसका नाम अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, उसे कहा जाता है वेसरी। क्या कहा जाता है? वेसरी। पूछा जाए कि वेसरी क्या है, तो बनी ठणी की नासिका में एक आभूषण को दर्शाया गया है जिसका नाम क्या है? वेसरी। एकदम क्लियर दोस्तों।
एक बात और ध्यान रखना, जब जब किसी प्रतियोगी परीक्षा में किसी सुंदर नायिका की कल्पना करके अगर प्रश्न पूछा जाता है तो संभवतः वो सुंदर नायिका कौन मानी जाती है? बनी ठनी। मतलब अगर आपके कोई ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें नारी के सौंदर्य को दर्शाया गया है, नारी के सौंदर्य को लेकर प्रश्न पूछा गया है चित्र शैली में, तो आंसर क्या लगाओगे आप? बनी ठनी। समझ जाओगे दोस्तों अच्छी तरह। अगली बात आप समझना दोस्तों, अगली बात दोस्तों, ये जो किशनगढ़ शैली है ना दोस्तों साहब, आपकी जो किशनगढ़ चित्र शैली है, इस किशनगढ़ चित्र शैली का साहब आपके जो प्रमुख पक्षी है ना वो है मयूर। कौन है दोस्तों? मयूर। इस किशनगढ़ चित्र शैली का दोस्तों साहब आपकी जो प्रमुख वृक्ष है ना वो है केला। क्लियर? पक्षी तो कौन सा हो गया? मयूर। वृक्ष कौन सा हो गया? केला। और पूछा जाए कि किशनगढ़ चित्रशैली के प्रमुख रंग कौन से हैं, तो एक तो श्वेत रंग और एक गुलाबी रंग। एक तो श्वेत रंग और एक गुलाबी रंग किशनगढ़ चित्रशैली के प्रसिद्ध रंग हैं। एकदम तीन बातें एकदम क्लियर, पक्षी, मयूर, वृक्ष, केला और रंग श्वेत और गुलाबी रंग। समझ जाओगे अच्छी तरह। तो दोस्तों एक बार फिर समझना अच्छी तरह, अजमेर, अजमेर में है किशनगढ़, किशनगढ़ है चित्रशैली के लिए प्रसिद्ध। किशनगढ़ का शासक राज सिंह कछवा, उसके पुत्र का नाम सावन सिंह, जो किसका अनुयायी था? वल्लभ संप्रदाय का। और इसे इतिहास में क्या नाम दिया गया है? नागरीदास। एकदम क्लियर। नागरीदास की दासी बनी ठनी। क्लियर। और बनी ठनी साहब आपके, बनी ठनी के साहब आपके जो चित्र है वो किसने बनाया? मोरध्वज निहाल चंद ने। एकदम क्लियर। बनी ठनी को लोकप्रिय किसने किया? फैयाज अली ने। इसे मोनालिसा की संज्ञा किसने दी? एरिक डिक्सन ने। बनी ठनी की नासिका में एक आभूषण है, आभूषण का नाम क्या है? वेसरी। एकदम क्लियर क्या? अगली बात दोस्तों, एक बात और बता के जा रहा हूं, ये जो मोनालिसा है ना दोस्तों, जो रियल मोनालिसा है, समझना दोस्तों, ये जो मोनालिसा है ना, ये जो रियल मोनालिसा है, देखो भारत की मोनालिसा तो कौन हो गई? बनी ठनी। फिर बात आती है जो वास्तविक मोनालिसा है वो कहाँ की थी? तो ध्यान दो दोस्तों, जो वास्तविक मोनालिसा है ना ये थी फ्रांस की। जो वास्तविक मोनालिसा है ये कहाँ की निवासी थी? फ्रांस की निवासी थी। पहली बात। ठीक। दूसरी बात दोस्तों, ये जो मोनालिसा है ना, इस मोनालिसा का जो मूल नाम था ये मोनालिसा नहीं था, इसका दोस्तों जो मूल नाम है ना वो है लीजा घेरांदिनी। ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके केवल जीके के लिए बता रहा हूं मैं कि जो मोनालिसा है इस मोनालिसा का रियल नेम क्या था दोस्तों? आपके लीजा घेरांदिनी। एकदम क्लियर। अच्छा, फिर बात आती है कि तो मोनालिसा का दोस्तों जो चित्र है ना वो किसने बनाया था? लियोनार्दो दा विंची ने। जो मोनालिसा है इसका जो चित्र है वो दोस्तों किसने बनाया था? लियोनार्दो विंची ने। और पूछा जाए लियोनार्दो विंची कहाँ के थे? इटली के। कहाँ के थे? इटली के। और अगर दोस्तों पूछा जाए कि मोनालिसा का चित्र वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है, तो आप क्या बताओगे? वर्तमान में जो मोनालिसा है इसका चित्र रखा हुआ है फ्रांस के लुवीरे संग्रहालय में। क्लियर दोस्तों? देखना, ये सब केवल आपके सामान्य ज्ञान के लिए बता रहा हूं कि जो रियल मोनालिसा है इसका जो चित्र है वो कहाँ रखा हुआ है? फ्रांस के लुवीरे संग्रहालय में। समझना, रियल मोनालिसा कहाँ की थी? फ्रांस की। मोनालिसा का वास्तविक नाम लीजा घेरांदिनी। और इस मोनालिसा का चित्र बनाया था इटली के लियोनार्दो विंची ने। और वास्तविक मोनालिसा का चित्र वर्तमान में कहाँ रखा हुआ है? फ्रांस के लुवीरे संग्रहालय में। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा अजमेर संभाग, अजमेर संभाग के 4 जिले, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक। क्लियर। अजमेर की विशेषताएं क्लियर, अजमेर की सामान्य जानकारी और अजमेर की सांस्कृतिक विशेषताओं में हमने आज 3 टॉपिक पढ़े हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर और दोस्तों किशनगढ़ चित्रशैली। दोस्तों अजमेर जिले की जो अन्य विशेषताएं हैं उन्हें लेकर मैं आपके सामने बहुत जल्दी अगली वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है आपको मेरा ये प्रयास, काव्य क्लासेस का ये प्रयास सार्थक लगा होगा। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो पर अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आपके कमेंट हमारे लिए संजीवनी का काम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।